शुभारंभ इस प्रकार हो। गृहलक्ष्मी का अर्थ होता है उदार चेता और सुव्यवस्था की अभ्यस्त सुसंस्कारी महिलाएं, वे रंग रूप की दृष्टि से कैसी ही क्यों न हो, वस्तुतः उनके सहारे झोपड़ी के आंगन में स्वर्ग उतरता और वे ही साधारण परिस्थितियों का आनंद उल्लास से भर देती है। ऐसी गृहलक्ष्मियां कहाँ से आए, उन्हें कहाँ पाए, इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। हर नारी में इसके बीजांकुर जन्मजात रूप से विद्यमान रहते हैं। आवश्यकता मात्र उन्हें खाद पानी देने की होती है। नारी को भावुकता, कोमलता, सुंदरता और कलाकारिता के समन्वय से सृष्टा ने सृजा है। मात्र इन हिरकों को खराद पर उतारने का काम ही परिवार के लोगों को मिलजुल कर करना होता है। इसी कर्तव्य की अपेक्षा अवहेलना होने पर वे छुई मुई के पौधे की तरह कुम्हला भी जाती है और घुटन भरे वातावरण में व्यक्तित्व को अनणयुक्त भी बना लेती है। जिन घरों में नारी समुदाय की स्थिति गई गुजरी रहेगी, वहाँ कितना ही वैभव अथवा वर्चस्व क्यों न हो, आंतरिक वातावरण ऐसा ही रहेगा जिसमें खिन्नता विपन्नता किसी के हटाए नहीं हटेगी। जिस घर में गृहलक्ष्मी मुरझाई, कुम्हलाई, बाधित, पीड़ित और बंधी जकड़ी रहेगी, वहाँ उसकी प्रसुप्त प्रतिभा को जागृत होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। उसके लिए मानवोचित जीवन यापन करना तक संभव न बन पड़ेगा। हर किसी को विश्वास करना चाहिए जिसमें 21वीं सदी नारी सदी वर्चस्व वाली कालावधि है। उस नवयुग को प्रत्यक्ष करने में नारी की बढ़ी चढ़ी भूमिका होगी। नर में अहमन्यता और कठोरता अपना कर जो उद्दंडता विकसित की है, उसका परिमार्जन नारी की संवेदना और सेवा साधना वाली जन्मजात सत्प्रवृत्ति से ही संभव बन पड़ेगा। परिवारों की नर रत्नों की कैसे बनाए? खदान उन्हीं की सहायता द्वारा किया जा सकेगा। देव मानवों का अवतरण नई पीढ़ी में उन्हीं के द्वारा संभव होगा। नर के कृत्यों वाले इतिहास में सृजन की तुलना में ध्वंस अधिक हुआ, स्नेह सहयोग कम और उद्धत अनाचार का माहौल अधिक बना रहा है। अब इसे उल्ट प्रवाह को नारी की सन्निहित दिव्यता ही सीधा करेगी। इस सद्भावना के अनुरूप विचारशीलों का कर्तव्य हो जाता है कि नारी को अगले दिनों दोहरा उत्तरदायित्व संभालने की क्षमता विकसित करने में समुचित सहयोग प्रदान करे। नर को शिक्षित, समर्थ, स्वावलंबी बनाने के लिए अब तक जो प्रयत्न होते रहते हैं, उन्हीं को इस समतावादी युग में नारी के लिए भी उपलब्ध कराना होगा। अलग पिंजड़ों में कैद रहने के कारण उनकी संयुक्त शक्ति का संरक्षण एवं विकास न हो सका। अब उसे संभव बनाने के लिए न केवल घनघोर प्रयत्न करना पड़ेगा, वरन उस सामंतवादी दृष्टिकोण को भी उलटना पड़ेगा जिसमें नारी का स्थान दासी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इस समूचे परिवर्तन में भूतकाल की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक क्रांतियों की तुलना में अधिक जीवट को संजोए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही यह भी निश्चित है कि परिवर्तनकारी आंदोलनों ने अब तक जितनी उपलब्धियां अर्जित की है, उसकी तुलना में नारी जागरण अभियान के माध्यम से कम नहीं वरन अधिक ऊंचे स्तर की, अधिक प्रभावोत्पादक उपलब्धियां संभव होंगी। नारी जागरण अभियान को प्रभातकालीन अरुणोदय की तरह उभरता हुआ और मध्याह्न की प्रखरता अपनाने के लिए दौड़ता इन्हीं आंखों से देखा जा सकता है। सुनिश्चितता, भवितव्यता का साथ देने में ही समझदारी भी है और बहादुरी भी। इतने प्रचंड प्रवाह में जो रोड़ा बनेंगे, जो उपेक्षा बरतेंगे, वे समय को न पहचान सकने का पश्चाताप ही करते रहेंगे। विज्ञजनों में से प्रत्येक को इस महाअभियान का शुभारंभ अपने अपने घरों से करना चाहिए। अशिक्षितों को शिक्षित, शिक्षितों को सुविज्ञ बनाने वाली शिक्षा पद्धति का कार्यान्वयन अपने घरों के छोटे दायरे से तो हर कोई कर सकता है। उनका बौद्धिक प्रशिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे मूढ़ मान्यताओं और कुरीतियों का उन्मूलन हो सके। नारी अपने कर्तव्य और अधिकार का परिवहन करने के लिए समर्थ एवं समुद्यत हो सके। उन्हें स्वावलंबी बनने का अवसर दिया जाए। गृह उद्योगों के माध्यम से वे अपनी उपार्जन क्षमता और दक्षता की अभिवृद्धि कर सकें। साथ ही घर से बाहर निकलने की सुविधा पाकर पड़ोस परिकर में एक छोटा संगठन खड़ा कर सकें। बड़े परिवर्तन संगठित प्रयासों से ही संभव हुए हैं।
महिला मंडल इसी प्रयोजन के लिए गठित किया जा रहा है। पुरुषों को चाहिए कि वे अपने ढंग से अपने प्रभाव क्षेत्र की नारियों को प्रगति प्रयोजन के लिए संगठित करने का प्रयास करें। अपने घरों की प्रतिभाओं को इस कार्य के लिए घर से बाहर जाने और अपने वर्ग से संपर्क बढ़ाने के लिए सहयोगी की भूमिका निभाने दें। संगठन को प्रारंभिक काम एक सौंपा गया है, साप्ताहिक सत्संग। इसमें धार्मिकता का पुट रहने से एकत्रीकरण में अड़चन नहीं आती, जितना कोई अन्य आंदोलन खड़ा करने पर अपने ही परिवार का विरोध खड़ा होने के रूप में सामने आता है। यह प्रारंभिक ढाल है। इससे कम में नारी प्रगति की योजनाएं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। घर परिवार तक सीमाबद्ध रहने पर वे प्रवृत्तियां व्यापक नहीं बन सकती, जिन्हें अगले ही दिनों आंदोलन का रूप धारण करना है। सुधार एवं सृजन से संबंधित अनेकानेक कार्यक्रमों को नए ढांचे के रूप में खड़ा करना है। जो शिक्षित महिलाएं घरेलू कामकाज से थोड़ा अवकाश प्राप्त करती हैं, उनका कर्तव्य विशेष रूप में यह बनता है कि विचारशील नारियों से संपर्क साधने निकलें और उनका समीपवर्ती क्षेत्र वाला संगठन तैयार करें। साप्ताहिक सत्संगों का क्रम आरंभ कराएं। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा, कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य रक्षा, सुधरी हुई पाक विद्या, शिशु पालन, परिवारों में प्रगतिशीलता का संस्थापन, कुरीतियों का उन्मूलन आदि काम हाथ में लें। कदम कदम बढ़ाते हुए पहुंचना वहां तक है जहां नारी को समग्र समता का लाभ मिल सके और वह अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए नव सृजन के क्षेत्र में महती भूमिका संपन्न कर सके। प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं प्रायः सभी क्षेत्रों में चलती रहती है, जो विजेताओं को लाभ, यश एवं गौरव प्रदान करती है। इन दिनों हर विचारशील को इस प्रयास के लिए कमर कसनी चाहिए कि वह अपने संपर्क के कार्यक्षेत्र में कितनी प्रतिभाएं उतारने में समर्थ हो सका। इस कर्तव्य को बढ़े चढ़े सेनापतियों और लोकनायकों के महान कर्तव्यों के समतुल्य ही माना जाएगा, भले ही वह बीजांकुर की तरह छोटा ही दृष्टिगोचर क्यों न हो। नारी जागृति आंदोलन में एक संघर्ष परक मोर्चा भी है, दहेज विरोधी आंदोलन का। इसे गांधी जी के नमक सत्याग्रह स्तर का श्री गणेश माना जा सकता है, जिसके पीछे नर नारी के बीच विद्यमान भयावह विषमता की जड़ पर कुठाराघात के समतुल्य समझा जा सकता है। धूमधाम वाली दहेज जेवर के भार से लदी हुई शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है। इस कुप्रचलन के कारण नर और नारी के बीच छोटे बड़े की, श्रेष्ठ और निकृष्ट की परंपराएं चली हैं। यदि इस कुप्रचलन का पूरी तरह अंत किया जा सके और विवाह मात्र एक घरेलू उत्सव की तरह बिना खर्च के संपन्न होने लगे, तो समझना चाहिए कि नवयुग का शुभारंभ हुआ। उस अन्यान्य अनेक कुरीतियों का अवधारणाओं की इतिश्री संभव हुई माना जाना चाहिए।